अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुशाद शाकिर एंड बिफोर आई गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो आई मस्ट थैंक टू आवर ऑडियंस जिन्होंने इतना भरपूर अप्रिसिएशन, इतना भरपूर प्यार दिया है हमारे एसोसिएट्स को, जिन्होंने एक नई सीरीज़ शुरू की, एसोसिएट सीरीज़, जहां पे वो अपनी डूइंग पार्ट को टेलिंग पार्ट में लेके आते हैं। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो देखी है अलग सर्विस एरिया वाली, वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज ही हमारे साथ हमारे 3 होनहार एसोसिएट्स मौजूद हैं, जिसमें मिस सरोज शवेद, मिस्टर असद निसार एंड बैरिस्टर ज़ियाद डोगर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके जो भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, यू कैन फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स, जिसका जवाब हमारे एसोसिएट या हमारी टीम आपको जरूर देगी। ओवर टू द एसोसिएट्स नाउ। If I corrupt your will and you commit a crime, who is guilty? You, me, or both? Section 107 of the Pakistan Penal Code tells us a dangerous truth. You don't have to commit a crime to be guilty of it. Under the Pakistan Penal Code, abetment is primarily defined under Section 107. Now, what is abetment? A person is said to abet if he instigates another person to commit a crime, engages in a conspiracy in the commission of an offense, or thirdly, if he intentionally aids the person in the commission of an offense. These are the 3 components of abetment: instigation, conspiracy, and intentional aid. Instigation is basically provoking, urging someone to do an offense, whereas conspiracy is basically an agreement between 2 or more persons to commit an offense. Intentional aid is something that is facilitating someone into providing arms, weapons, or facilitating escape. Now, this is the basic definition of abetment, and all of you people must have known about it. Recently, I was working on a case, a judgment rendered by His Lordship Mr. Justice Ali Zia Barker. The citation of the case is 2025 YLR 2696. The name of the case is Usman Ali versus the State. FIR के अंदर अननोन एक्यूज को कोई भी रोल एट्रीब्यूट नहीं किया गया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टोरी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। स्टोरी चेंज इस तरह होती है कि जो पिटिशनर है, अब उसको कहा जाता है कि ही इज सेड टू हैव फायर्ड शॉट्स, और उसको एलिजेडली हायर भी किया गया। इस केस ने कोर्ट के आगे 3 क्यूरीज खड़ी कर दी। नंबर 1 ये थी, क्या ये एलिजेड अबेटर है, या ये प्रिंसिपल ऑफेंडर है, या इसको फॉल्सली इंप्लीकेटेड किया गया केस के अंदर क्योंकि ये नेम्ड अक्यूज का भाई भी है। इसने एक कंफ्यूजन क्रिएट की जिसके ऊपर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बागवा ने इस केस को अ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी डिक्लेयर किया। इस टेंशन ने, जिसने एक इनकंसिस्टेंट रोल बनाया, जो 2 मजीद क्यूरीज आई कि डायरेक्ट क्या पिटिशन ने डायरेक्ट शूटिंग की है या उसका एक क्लियर अबेटमेंट लिंक है, इस डाउट ने पिटिशनर को बेल स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर ग्रांट किया। इस केस के अलावा हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा केस जो अबेटमेंट के ऊपर जिसकी बेसिस थी वो था जुल्फिकार अली भुट्टो वर्सेस द स्टेट। ऑल्दो द केस वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, लेकिन इट नीड्स द डिस्कशन। अब मैं इस केस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि व्हाई अबेटमेंट इज अ क्राइम और इसके पीछे रैशनल क्या है कि जिसकी वजह से ये क्राइम बना। इमैनुअल कांट एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उसकी एक फिलोसफी है ऑटोनॉमी एंड करप्टिंग द विल। इमैनुअल कांट कहता है कि क्राइम बिगिन होता है इंटेंशन के साथ, और हर एक इंसान एक रैशनल ऑटोनॉमस एजेंट है। आप जब किसी को इंस्टिगेट करते हैं तो जो अबेटर होता है, जो किसी को इंस्टिगेट करता है, ही इज मोरली करप्ट इवन बिफोर द कमीशन ऑफ एन एक्ट, बिकॉज ही यूजेस टू चूज अनदर पर्सन एज अ टूल। एंड अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, दिस इज अ सिविल कैटास्ट्रॉफ। सिविल कैटास्ट्रॉफ किस तरह? Because you are not respecting another person's personal and moral agency. You are turning them into a tool. In Kantian terms, you reduce a rational being to an instrument. जुल्फिकार अली भुट्टो केस में हम यही देखते हैं कि किसके ऑर्डर के ऊपर फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसको मर्डर किया।
गवर्नमेंट या स्टेट के एक्शन पर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स किसी का मर्डर करती हैं तो जो स्टेट या गवर्नमेंट थी उसने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की जो मॉरल और ऑटोनॉमस एजेंसी थी उसको करप्ट किया। दैट इज वाई इमानुएल कांट के थ्रू ये एक मोरल और सिविल कैटास्ट्रॉफ है। एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर जेरेमी बेंथम, उसके व्यूज और उसकी फिलॉसफी ये कहती है कि इफ वी ओनली पनिश द हैंड दैट किल्स, द माइंड दैट प्लान्स विल स्टे सेफ। सो द लॉ मस्ट पनिश द मास्टरमाइंड, द इंस्टिगेटर एंड द फैसिलिटेटर। विदाउट इट क्राइम्स बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंट। अबैटमेंट लॉ जो बेसिकली अबैटमेंट लॉ है, दैट इज अ यूटिलिटेरियन स्ट्रेटजी। यूटिलिटेरियन स्ट्रेटजी इज एन एथिकल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन incorporated into the legislation or any legal framework of the country for the well-being of the public at large. So according to Bentham, there is also a deterrence logic why abatement law has been made a crime. Another political philosophy जो कि बताती है कि abatement law crime क्यों है, उसमें theory of social contract एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें जीन जैक्स रूसो और थॉमस हॉब्स हैं वो अपना व्यू पेश करते हैं। When you persuade someone to commit crime, you attack the general will of the public. It is basically a betrayal of social contract. What is social contract? Social contract is a policy where you give up certain of your rights to the governing body or the state in order for the state to protect your remaining rights. So आप जब जनरल विल किसी की करप्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक शख्स की जनरल विल करप्ट नहीं कर रहे, आप सोसाइटी एट लार्ज की जनरल विल को करप्ट कर रहे हैं और उस जो सोसाइटी का एक सोशल फैब्रिक है उसको डैमेज कर रहे हैं। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफर्स अबैटमेंट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कर्ब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टू प्रोटेक्ट the social fabric of a state or a country or the public at large. That's really interesting topic which Asad just discussed today. And the topic which I choose for my discussion for today's video is Section 540 of Code of Criminal Procedure 1898, power to summon material witness or examine any person in prison. Before discussing my today's topic, I have to tell you a short story for why I'm choosing this topic. Last week, I went to a petrol station, and the guy over there who helps me to put the petrol into my car, the pump jockey, he came to me and he asked, like, sir, are you a lawyer? Because I was in my uniform, so I said, yes, I am a lawyer. And he said, sir, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो क्या मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ? So I said, sure, why not? Then I parked my car next to the petrol station, and he came to me and he asked, he was just telling me a story. And he said, सर मेरा बड़ा भाई जो है उसको लास्ट 12 मंथ से जो है वो बेकसूर FIR के अंदर नामजद करके 324 के अंदर जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और जिस टाइम का इंसिडेंट है उस टाइम पे वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, वो अपने एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद था। और उसकी जो फ्रेंड थी वो बेसिकली फीमेल थी और उसके जो घर वाले थे उसने उस लड़की को अलाउ नहीं किया कि वो एज अ विटनेस जो है वो अपेयर हो सके मेरे भाई की केस में। तो आफ्टर कन्विंसिंग हर फादर, उसके फादर जो एग्री कर गए हैं और अब हम उसको जो है एज अ विटनेस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपने भाई की केस में। लेकिन जो हमारे लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि अब टाइम जो है वो गुजर चुका हुआ है, आप अंडर सेक्शन 173 चालान फॉर्म सबमिट हो चुका हुआ है, तो अब हम इसको एज अ विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या सर हमारे पास कोई रेमेडी है जिसके अंदर हम उसको एज अ विटनेस प्रोड्यूस कर सकें अपने भाई के केस में? So just because of that, I choose my today's topic, and because most of the people facing these kind of issues in their proceedings. Under this section of 540, it gives power to court to call any of the person as a witness at any stage of the trial, if court thinks that this evidence make changes into their decision in the case. नॉट जस्ट द पर्सन, अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है जो हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको प्रोवाइड करें केस के अंदर तो जिससे हमारे कोर्ट के जो है डिसीजन लेने में इजी हो जाए हमारे केस में, तो तब हम वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो भी अंडर 540 हम कोर्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी कोई CDR हो या कोई भी एज सच कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो डॉक्यूमेंट्री,
जो हम सोच रहे हो, जो हमें रेलिवेंट हो हमारे केस के अकॉर्डिंगली, हम तब भी वो 540 के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। और रेलिवेंट जजमेंट इस प्रपोजिशन के लिए जो है वो है PLJ 2016 लाहौर 99। और इसके अलावा अगर कोई भी पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन का या क्रॉस एग्जामिन का राइट जो है वो क्लोज हो चुका हो, तो हम तब भी जो है 540 के अंदर कोर्ट को हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करके, हम अगर कोर्ट कंसीड करे, कोर्ट जो है वो बिलीव करे कि इसका राइट जो है वो इसको अलाउ किया जाए, तो तब भी हम उसको जो है 540 की एप्लीकेशन प्रोवाइड करके हम उसका एग्जामिन का जो है राइट वो दोबारा से अलाउ करवा सकते हैं कोर्ट में। और इसकी जो रेलिवेंट जजमेंट है वो है PLD 2021 लाहौर 463। और इसके अलावा अगर हमारा कोई भी जो है केस मटेरियल, केस प्रॉपर्टी जो है वो हमारी मालकाना और पुलिस स्टेशन में पड़ी हो, और हमें लगे कि जो बंदा उसको लेके जा रहा है फोरेंसिक के लिए साइंस लेबोरेटरी में, साइंस डिपार्टमेंट में, PFSA डिपार्टमेंट में, और वो उसको किसी तरह से भी मैनिपुलेट कर सकता है, या उसको कोई भी चीज़ जो है उसने चेंज कर दी हुई है या चेंज कर सकता है, तो तब भी हम उसकी एप्लीकेशन जो है 540 के अंडर कोर्ट को दे के हम उसको जो है कोर्ट में अलाउ कर सकते हैं एग्जामिन करने के लिए। और इसकी जो रेलिवेंट जजमेंट जो है वो है 2019 YLR 2463। और इसके अलावा अगर कोई भी जो है इंसान जो रेलिवेंट है और जो इम्पोर्टेंट है हमारे केस में एज अ विटनेस प्रोड्यूस होने के लिए, और अगर हमने वो अंडर सेक्शन 173 चलान रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ, हम तब भी जो है उसको 540 की एप्लीकेशन कोर्ट को देके हम तब भी जो है उसको दोबारा से कोर्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ विटनेस। और इसकी जो रेलिवेंट जजमेंट जो है वो है 2007 SCMR 1631। और मैं अपने दोनों कलीग्स को, असद को, सरोज को, और आपको भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है प्रोपोजिशन बताता हूँ जो भी रिसेंटली जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट हुई है, और जो बहुत प्रॉपरली जो है वेल एक्सप्लेन की गई है जजमेंट के अंदर, जो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद जवाज अहमद साहब ने अपनी रिसेंट जजमेंट जो है 2025 लाहौर हाई कोर्ट 825 के अंदर हुसैन वर्सेस स्टेट के अंदर कोर्ट की है। और प्रॉपरली जो है इसके अंदर 540 सेक्शन 540 की जो है प्रॉपरली जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जिसके बेसिकली फैक्ट्स ये हैं कि कंप्लेनेंट ने कहा है कि मैंने खुद अक्यूज को अपनी आंखों से देखा है टॉर्च की लाइट के अंदर मर्डर करते हुए अपने भाई का, और साथ में फिर भाई का मर्डर करने के बाद अक्यूज ने जो है वो छत फैलान कर दूसरे घर में जाके औरत को बाहर लाकर उसको भी उसने मर्डर किया है। और ये सब चीज़ें कंप्लेनेंट ने अपनी आंखों से जो है अपनी टॉर्च की लाइट में खुद विटनेस की हैं। और ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो बहुत डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो सामने आई देखने को कोर्ट्स की नज़र में, क्योंकि जो FIR के अंदर स्टोरी है वो डिफरेंट है, और जो ट्रायल के अंदर कोर्ट ने जो रिकॉर्ड की है वो डिफरेंट स्टोरी है। और जैसे कि ऑकुलर अकाउंट्स और मेडिकल एविडेंसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो देखने को आई हैं। इसके अलावा जो FIR है वो 2 घंटे के डिले पे जो है वो दर्ज हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लेनेंट ने कहा है कि उसने ये सब चीज़ें जो है वो टॉर्च की लाइट से देखा है, और जो टॉर्च थी वो भी उसने जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की हुई थी, तो जिसकी वजह से जो ट्रायल कोर्ट है उसने 540 की पावर को अप्लाई करते हुए कोर्ट विटनेसेस को जो है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया है, जिसके घर के आगे सारा इंसिडेंट जो है, सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। जब 3 कोर्ट विटनेसेस जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुए हैं, जब उनकी सारी जो है स्टोरी लाइन सब चीज़ें जब रिकॉर्ड हुई हैं, तो वो टोटली डिफरेंट स्टोरी थी जो FIR की स्टोरी से थी। तो इसकी बेसिस पे जो है कोर्ट ने अक्यूज को जो है वो रेस्क्यू किया, और साथ में उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली कि कोर्ट की जिम्मेदारी है कि 540 के अंडर आके जो सच्चाई है उसको बाहर लेके आए, रेदर देन के डिफेंस और प्रोसिक्यूशन जो है वो ही जस्ट इसको अप्लाई करें। और जस्ट जो है एक भी कॉन्ट्रडिक्शन अगर हो आपके केस के अंदर तो वो भी इनफ होती है किसी भी अक्यूज को जो है रेस्क्यू करने के लिए। Over to you, Sarosh. Thank you to both of my colleagues for discussing criminal aspect. मैं जो है वो एक सोशल इशू को डिस्कस करने लगी हूँ। अभी एक रिसेंटली जो है वो मेरे सामने एक जो है वो इस तरह का केस आया कि एक जो है नॉन मुस्लिम खतून है, वो जब इस्लाम कबूल कर लेती है तो उसके बाद जो है उसके जो नॉन मुस्लिम हस्बैंड के साथ शादी है, क्या वो किस तरह से डिसॉल्व होगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। हम देखते हैं कि हमें जो मुस्लिम मैरिजेस हैं उसके हवाले से काफ़ी लिटिगेशन देखने को मिलती है, उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, उनके डिवोर्स से रिलेटेड, उनके डावर से रिलेटेड, लेकिन हमें ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से इस तरह की लिटिगेशन बहुत कम देखने को मिलती है।
जब मैं रिसर्च कर रही थी तो रिसेंटली जो है वो मुझे एक मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की एक जजमेंट जो है वो मिली, जिसका टाइटल था नूर फातिमा वर्सेस एसएचओ एंड अदर्स, और उसकी साइटेशन थी 2025 लाहौर हाई कोर्ट 8271। इस केस के फैक्ट्स इस तरह से है कि क्रिस्टियन जो है मैन एंड वुमेन की जो है वो शादी हुई, उसके कुछ अर्सा बाद जो है वो खतून ने पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट के अंदर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की। लेकिन डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो उसकी पिटीशन अगर डिसमिस हो जाती है ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पिटीशन डिसमिस होने के वो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन बाद वो जो है इस्लाम कबूल कर लेती है। जब वो इस्लाम कबूल कर लेती है तो उसके 2-2.5 माह के बाद वो एक मुसलमान मर्द से जो है वो शादी कर लेती है। अब वो आर्टिकल 199 के अंदर जो है वो हाई कोर्ट के पास आई रिट जुरिस्डिक्शन ने कि एसएचओस को डायरेक्शन इशू की जाए कि वो उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि उसके प्रीवियस हस्बैंड का अभी भी ये जो है वो क्लेम था कि उसकी मैरिज खातून के साथ पिटिशनर के साथ अभी भी इंटैक्ट है। अब इस केस के अंदर कोर्ट ने जो है वो 2 क्वेश्चंस को डिटरमिन करना था। एक ये कि जब एक नॉन मुस्लिम खातून जो है वो इस्लाम कबूल कर लेती है तो क्या इस्लाम कबूल कर लेना ही उसकी मैरिज को डिसॉल्व कर देता है उसके नॉन मुस्लिम हस्बैंड के साथ। दूसरा सवाल ये था कि विदाउट गेटिंग अ फॉर्मल जुडिशियल डिक्री कैन शी कॉन्ट्रैक्ट अ सेकंड मैरिज विद अ मुस्लिम मैन। अब इसके लिए कोर्ट ने 2 अमाइकस अपॉइंट किए। सबसे पहले जो है वो मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो प्रीवियस मैरिज है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं हो जाएगी कि आपने जो है वो इस्लाम कबूल किया आपकी प्रीवियस मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसके लिए आपको खातून को जो है वो कोर्ट आना पड़ेगा, और जब वो कोर्ट में आएगी तो अपने शोहर को दावत देगी कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उनकी मैरिज इंटैक्ट रहेगी, उनको नया निकाह करने की जरूरत नहीं होगी। और इन केस अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो इद्दत का पीरियड गुजरने के बाद उनकी मैरिज है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो जो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिक्री नहीं लेती या फिर वो जो इद्दत का पीरियड है वो नहीं गुजारती तो ये जो उसकी जो अगली मैरिज होगी वो इनमैरिड होगी। और उन्होंने उसमें ये भी एक्सप्लेन किया कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में आए, वो रिलायबल विटनेसेस की मौजूदगी में भी उसको दावत दे सकती है अपने शोहर को इस्लाम की। अच्छा, इधर मैं ये चीज़ भी बताती चलूँ कि मुस्लिम मैरिजेस के अंदर जो है वो वर्बल डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, जबकि क्रिश्चियंस मैरिज के अंदर वर्बल डिवोर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको जो है वो जुडिशियल डिक्री देनी पड़ती है। अब जो दूसरे अमाइकस अपॉइंट किए थे कोर्ट ने, उनका नाम था मिस्टर काशिफ अलेक्जेंडर। उन्होंने कोर्ट को जो है वो बहुत एक्सप्लेन करके जो है वो मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिश्चियंस में वो बताया, और उन्होंने बताया कि जो प्रीवियस मैरिज है वो हाल ही कन्वर्जन से, औरत की कन्वर्जन से जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी, बल्कि डिवोर्स एक्ट के अंदर कुछ जो है वो ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके अंदर क्रुएलिटी है, एडल्ट्री है, रेप है, बाइगैमी है। इन ग्राउंड्स की बेस पे जो है वो डिवोर्स हो सकती है, और डिवोर्स जो है कुछ ग्राउंड्स पे ली जा सकती है जो कि एडल्ट्री है जिसमें आता है रेप आता है, बाइगैमी आती है, अबेंडनमेंट आती है और अबेंडनमेंट आती है। उन्होंने कहा इन ग्राउंड्स के अलावा जो है वो डिवोर्स जो है वो नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर जो है वो एक स्पाउस इस्लाम कबूल कर लेता है, वो दूसरे को दावत देता है और वो दूसरा नहीं करता, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। और उन्होंने कहा कि कन्वर्जन जो है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है मैरिज को टर्मिनेट नहीं करेगी, बल्कि ये प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना उस यूनियन को अनवर्केबल बना देगी। इसके बाद जो है वो जजमेंट के अंदर डीएफ मुल्ला की प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मद एंड लॉज को कोट किया गया और बताया गया कि एक जो मुसलमान मर्द है वो एक मुसलमान औरत के अलावा अहले किताब खातून से भी शादी कर सकता है, जबकि जो एक मुसलमान खातून है वो सिर्फ मुसलमान मर्द से शादी करेगी। इन केस अगर तो डीएफ मुल्ला जो है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम जो खातून है वो अगर किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है तो वो इस मैरिज को इरेगुलर कहते हैं, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहते हैं कि ये वाली शादी जो है वो वॉइड है। इसके बाद जो है वो जजमेंट के अंदर ही फेडरल शरीयत कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस दिया गया 1988 की, जिसमें कहा गया ये उस जजमेंट का जो है वो पैराग्राफ कोट किया गया कि इस बात पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि किसी मुसलमान औरत का किसी गैर मुस्लिम मर्द से जो है वो निकाह जायज़ नहीं है। अब पाकिस्तान में जो प्रोसीजर है इसके लिए जो बताया गया है कानून में वो ये है कि खातून जब कन्वर्ट कर लेगी इस्लाम, अगर वो कबूल कर लेती है तो वो रेलिवेंट जो है वो कोर्ट के अंदर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करेगी। अगर तो हस्बैंड जो है वो उसको कबूल कर लेता तो उनकी मैरिज जो है इंटैक्ट रहेगी, और अगर वो नहीं करता तो वो जो है वो अनल हो जाएगी। अब चूंकि हमारे लॉ के अंदर जो है वो काफ़ी एम्बिग्विटी है और लीगल प्रोसीजर उस तरह से डिफाइन नहीं है, तो फेडरल शरीयत अपीलेट बेंच की एक जजमेंट को इस जजमेंट के अंदर कोट किया गया है
कि अगर कोई खतून इस मफरूज़े पर अमल करती है और उसको ये नहीं नॉलेज होता कि उसने अपनी कन्वर्जन का अपने हस्बैंड को बताना है और इद्दत का पीरियड गुजारने के बाद वो जो है शादी कर लेती है किसी से, तो इसको जिना के ज़ुमरे में आप नहीं डाल सकते। इन सारी लीगल अथॉरिटीज़ के बाद को परूज करने के बाद और सारी जो है वो रेलिवेंट जो जजमेंट्स पढ़ने के बाद कोर्ट ने जो है वो 4 पॉइंट्स पे अपनी जजमेंट को कंक्लूड किया। उन्होंने कहा जब भी एक गैर मुस्लिम खतून जो है वो इस्लाम कबूल करेगी, सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को इंटीमेट करेगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जब वो अपने हस्बैंड को इंटीमेट करेगी तो वो हस्बैंड को दावत देगी कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर तो वो इस्लाम कबूल करता है तो उनकी जो मैरिज है वो इंटैक्ट रहेगी, उनको नया निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो उनकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। कोर्ट उसको जो है वो कैंसिलेशन ऑफ मैरिज का जो है वो की डिक्री जो है वो इशू कर देगी। तीसरा ने कहा कि इद्दत जो है वो कंपलसरी है इद्दत जो है वो कंपलसरी है हर केस के लिए। वो इसके बीच उन्होंने लॉजिक ये दी कि हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो सोच सके उसने इस्लाम कबूल करने के नहीं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि पैटर्निटी और जो है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के इश्यूज हो सकता है, उसके हवाले से भी ये बेहतर है। और जो चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो है वो ये बताया जा सके कि जब एक नॉन मुस्लिम खतून जो मुसलमान होती है तो उसकी जो नॉन मुस्लिम अपने जो शोहर अपनी उससे उसकी मैरिज किस तरह से डिसॉल्व होगी। तो इन फैक्ट्स की बेस पे कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा कि इस पिटीशन में कहीं नहीं लिखा कि पिटीशनर ने जो है वो अपनी इस्लाम की कन्वर्जन का जो है वो अपने हस्बैंड को बताया कि नहीं बताया, और ये भी नहीं लिखा कि आया उसने इद्दत का पीरियड कंप्लीट किया कि नहीं। उन्होंने कहा ये जो पॉइंट्स हैं ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं जो कि रेलिवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डिस्कस करेगी आफ्टर गिविंग द फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पार्टीज। और फिर इसके बाद जो वो कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और कंक्लूड करने से पहले मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि लेजिस्लेचर को ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें जो है वो एक नॉन मुस्लिम खतून जब इस्लाम कबूल करती है तो उसके एक नॉन मुस्लिम हस्बैंड के साथ जो उसका प्रीवियस हस्बैंड है उसके साथ उसकी मैरिज किस तरह से रिजॉल्व हो सकती है, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा बेशक ये जो है वो मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड डिस्प्यूट है, बट इन फ्यूचर ये जो है डिस्प्यूट उसकी पैटर्निटी को, बच्चों की पैटर्निटी को भी डिफाइन करेगा, लेजिटिमेसी को भी डिफाइन करेगा। उन्होंने कहा बेशक इस केस के अंदर तो इस तरह का हमारे पास इशू नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर इस तरह के केसेस जो है वो अराइज हो सकते हैं। इसलिए लेजिस्लेचर को चाहिए कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ मिलकर कोई ऐसा यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाए जिसमें ये इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया जाए और उनको रिसॉल्व किया जा सके। थैंक्स फॉर एसोसिएट जिन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से 3 टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं। जितनी रिसर्च उन्होंने की, जितना बैकग्राउंड उन्होंने इस पर वर्किंग की है, ये देखने में 5 से 6 मिनट की वीडियो बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे जो रिसर्च होती है, जो उनका लैंग्वेज होती है, जो उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, उससे बहुत मेहनत लगती है। एट दिस स्टेज वी मस्ट कमेंड देम एंड वी मस्ट अप्रिशिएट देम कि कितने तरीके से उन्होंने आप तक की सारी बातें पहुंचाई हैं। उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, यंग लॉयर्स, यंग एसोसिएट्स, जितने भी यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं उन सब की। उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका सजेस्टिव टॉपिक है जो हमारे एसोसिएट्स कवर करें, फील फ्री टू शेयर ऑन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे, हमारी टीम और मियां साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।